क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लीस्ट इफेक्टिव एनुअल रेट, किसका इफेक्टिव एनुअल रेट सबसे कम होगा। इफेक्टिव एनुअल रेट का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस नॉमिनल रेट यानी कि 8%, कंपाउंडेड सेमी एनुअली लिखा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, पावर 2 माइनस 1। ठीक है, इफेक्टिव एनुअल रेट का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी आपके पास मौजूद है। 1 प्लस नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाय 2, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, पावर 2 माइनस 1। तो ये हमारे पास पहला आता है 8.16%। एग्री, सब एग्री करते हो, पहले 8.16% आएगा। अच्छा, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा 1 प्लस 10% पर एनम, कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो 10% को हम डिवाइड कर देते हैं 4 से, और पावर में भी हम 4 ले आते हैं और माइनस करते हैं 1, तो ये आपके पास आ जाता है 10.38%। ठीक है, अगला हमारे पास 7% पर एनम कंपाउंडेड मंथली है, तो हम इसके लिए करेंगे 1 प्लस 7% डिवाइडेड बाई 12 पावर 12 माइनस 1, और इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये कोई 7.23% बनता है। उसके बाद उससे अगला कंपाउंडेड एनुअली है तो वो 10% है। तो लीस्ट क्या है, सबसे कम क्या है, सबसे कम क्या है, सबसे कम आपका 7.23% है। अच्छा, व्हाट विल बी द इफेक्टिव एनुअल रेट फॉर 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली का इफेक्टिव एनुअल रेट क्या होगा, तो 1 प्लस 12%, क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो डिवाइडेड बाई 2, पावर में भी आ जाएगा 2, माइनस करेंगे 1, तो ये आ जाएगा 12.36%। ठीक है जी, तो सी आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। 11 का आंसर क्या होगा, 11 का आंसर भी सी होगा, 11 का आंसर भी सी होगा और 12 का आंसर भी सी होगा। आसान से सवाल थे। फिर 13 में बोलते हैं व्हाट विल बी दी नॉमिनल रेट कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 10% इफेक्टिव एनुअल रेट। ये हमने लास्ट क्लास में इसी तरह का सवाल किया था। 10% इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन आर, एन आर यानी कि नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाई 2 पावर 2 माइनस 1। ठीक है जी, और फिर इसको रीअरेंज करेंगे हम। यार ये क्वेश्चन हमने कर नहीं दिए क्या, चले खैर। तो अब हमारे पास जो है वो ये बनेगा 0.1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाई 2 पावर 2 माइनस 1। 1 जाएगा लेफ्ट साइड पर तो ऐड हो जाएगा, 1.1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाई 2 पावर 2। 1.1 पावर जब 2 जो है वो लेफ्ट साइड पर जाएगा, पावर जब 2 है वो लेफ्ट साइड पर जाएगा तो 1.1 की पावर 0.5 हो जाएगा, उसमें से 1 माइनस होगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो एन आर जो है ना, एन आर यानी कि नॉमिनल रेट जो है ना वो आ रहा है 9.76%। ठीक है जी। अच्छा जी, 14 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा जुमला सही है। इफेक्टिव एनुअल रेट फॉर 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली विल बी मोर देन 10%। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं 1 प्लस 10% पावर डिवाइडेड बाई 2 पावर 2 माइनस 1, तो ये आ जाता है 10.25%। तो पहले ही आंसर सही हुआ ना। इफेक्टिव एनुअल रेट फॉर 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली विल बी मोर देन 10%। 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली अगर नॉमिनल रेट हो तो उसका इफेक्टिव एनुअल रेट 10% से ज्यादा ही होगा। तो 13 का आंसर हमारा जो है वो सी है और 14 का आंसर जो है वो ए है। ये दोनों भी हमने देख लिए। इसके बाद a person has two investment options, invest 500,000 for 3 years at 10% per annum compounded semi-annually, invest 500,000 for 3 years at 8% compounded quarterly. He has to select one of the options for investment where he must invest. ये बंदा कहां पर इन्वेस्टमेंट करे। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन ये कि ये 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, 1 प्लस 10% का रेट है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, 2 से डिवाइड करेंगे, एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई पावर एन वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो पी 5 लाख हो गया, आई जो है वो 10% हो गया, कंपाउंडेड सेमी एनुअली की वजह से उसको 2 से डिवाइड किया, पावर में आपके पास 3 साल है और आप 6 डालोगे पावर में। 6 क्यों डालोगे पावर में, क्योंकि 3 इयर्स लिखा हुआ है और कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब है कि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको। ठीक है, तो 3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि ये बन जाता है 670047.48। दूसरा ऑप्शन क्या था, दूसरा ऑप्शन था कि आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करो,
फॉर 3 years एट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो हम क्या करेंगे, 1+8% कंपाउंडेड क्वार्टरली है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे और नंबर ऑफ ईयर्स को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साल है, 3 साल है और 4 क्वार्टरली लिखा हुआ है तो 4 4 4 12 बनता है, 4 4 4 12 बनता है तो ये 634,120 बनता है। 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1+8% डिवाइडेड बाई 4 पावर 12। ठीक है जी। अब बताओ कहाँ इन्वेस्टमेंट करी जाएगी, जाहिर है जहां का रिटर्न ज्यादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्या यहां तक सारे बच्चों को सबको ये बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ू? आगे बढ़ू जी। मुझे याद पड़ा है कि ये सवाल शायद हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। ठीक है जी, डन है, क्लियर है सर? कंपाउंड इंटरेस्ट के सम का फॉर्मूला लगाया है, बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट के सम का फॉर्मूला लगाया है मैंने। कंपाउंड इंटरेस्ट के सम से इसका आंसर आएगा, सही है। हमने देखा कि दोनों जगह पर किस चीज की फ्यूचर वैल्यू ज्यादा है, जिसकी फ्यूचर वैल्यू ज्यादा होगी जाहिर है मैं कि वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा। सर इसका आंसर ऑप्शन 1 होगा, 15 का आंसर ये होगा। क्या ये बात क्लियर है? सही है भाई, कोई मसला? जल्दी बताओ। अच्छा 16, अ पर्सन नीड्स लोन, एक बंदे को लोन चाहिए, एक बंदे को लोन चाहिए and has two options available. Number one, borrow 500,000 for 3 years at 10% per annum compounded semi-annually. या तो वो 5 लाख रुपए 3 सालों के लिए 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली पे बोरो कर ले। इस केस में अगर वो 5 लाख लेगा, ऊपर वाला ही सवाल है ना, ऊपर वाली इंफॉर्मेशन है। इस केस में अगर वो 5 लाख रुपए 3 सालों के लिए 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली पे लेगा तो 3 साल बाद जब ये लोन को वापस पे करेगा, 3 साल बाद ये लोन को चुकाएगा, 3 साल बाद ये लोन के पैसे वापस देगा तो उसको 670047.8 देने पड़ेंगे। दूसरा केस है borrow 500,000 फॉर 3 years एट 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अगर ये 5 लाख रुपए 3 सालों के लिए 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली पर लेगा किसी से उधार, तो 3 साल बाद जब ये उधार वापस करने जाएगा तो उसको 634120 देने पड़ेंगे। जब आप लोन लेते हो तो आप उधर से लोन लेते हो जिसकी जिसकी फ्यूचर वैल्यू कम हो, फ्यूचर में आपको कम पैसे वापस पे करने पड़े। ठीक है, तो आप कहां से लोन लोगे? आप ऑप्शन नंबर 2 से लोन लोगे क्योंकि इसकी फ्यूचर वैल्यू कम है। ठीक है जी। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा जुमला सही है? डिस्काउंटिंग एस्टिमेट्स फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्टेड टुडे। क्या डिस्काउंटिंग से फ्यूचर वैल्यू आती है? आप खुद बताएं, क्या डिस्काउंटिंग करने से फ्यूचर वैल्यू आती है? नहीं, फ्यूचर वैल्यू नहीं आती है, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है। ठीक है। बी, डिस्काउंटिंग टेल्स अस एक्चुअल फंड्स दैट अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट विल यील्ड इन फ्यूचर। डिस्काउंटिंग हमें ये बताता है कि फ्यूचर में हमें कहीं पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से कितना पैसा मिलेगा। See here, discounting estimates the present day equivalent of an amount at a specified time in the future at a given rate of interest. डिस्काउंटिंग से हमें यह अंदाजा होता है कि कोई जो फ्यूचर की वैल्यू है उसकी आज की इक्विवेलेंट अमाउंट क्या है, तो इसका सही आंसर सी होना चाहिए। 18, what is the present value of 85,000 to be received 3 years from now if interest rate is 10%? प्रेजेंट वैल्यू क्या है 85,000 की, जो 3 साल बाद मिलेंगे। अगर 10% का रेट है तो डिस्काउंटिंग वाला फॉर्मूला यूज होगा। डिस्काउंटिंग वाला फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई 1+i⁻n। तो आपका जो फॉर्मूला यूज होगा, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है फ्यूचर वैल्यू देकर, तो 85,000 डिवाइडेड बाई 1+10%, 1+10% पावर में क्या आएगा? पावर में 3 आएगा। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 85,000? 85,000 रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? टू बी रिसीव 3 years फ्रॉम नाउ, जो आज से 3 साल बाद हासिल होंगे इफ इंटरेस्ट रेट इज 10%, अगर इंटरेस्ट रेट 10% है तो जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो 63861.76 होगी। क्लियर है, कोई मसला? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 85,000 टू बी रिसीव 3 years फ्रॉम नाउ, इंटरेस्ट रेट इज 10%? कोई गलती तो नहीं कर रहा मैं? बताओ क्या आंसर होना चाहिए 18 का? 18 का आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 85,000 टू बी रिसीव 3 years फ्रॉम नाउ इफ इंटरेस्ट रेट इज 10%? क्लियर है, कोई मसला? 18 का आंसर होना क्या चाहिए? 18 का आंसर बी होना चाहिए, 18 का सही आंसर बी होना चाहिए। ठीक है,
अच्छा जी, उसके बाद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन द फ्यूचर वैल्यू इटसेल्फ। ट्रू या फॉल्स? किसी भी फ्यूचर वैल्यू की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो कम ही होती है ना? ट्रू है, ठीक है। अच्छा, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ रुपीज डैश, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ रुपीज डैश, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर वैल्यू, एक फ्यूचर वैल्यू की ऑफ रुपीज डैश, इतने रुपए की फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू। 5 years from today 10% per annum compounded annually is 150,000। मुझे बताओ कि इसने इस क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या चीज अवेलेबल है? क्वेश्चन नंबर 20 में वो बोलता है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर वैल्यू, एक फ्यूचर वैल्यू है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू, एक फ्यूचर वैल्यू है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू, और वो फ्यूचर वैल्यू कितनी है वो नहीं बताया। ठीक है, वो फ्यूचर वैल्यू कितनी है वो नहीं बताया, बोला कि 10% का अगर रेट हो तो जो प्रेजेंट वैल्यू बन रही है एक फ्यूचर वैल्यू की ऑफ रुपीज डैश, यानी कि वो मुझसे फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है। अगर रेट जो है वो 10% का है, और अगर जो प्रेजेंट वैल्यू वाली वैल्यू है, अगर जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 1.5 लाख है, ठीक है, और टाइम पीरियड जो है ना वो 5 साल है, तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो फ्यूचर वैल्यू है वो कितनी होगी? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ रुपीज डैश, इतने रुपए की, इतने रुपए की, ये जो इतने रुपए की फ्यूचर वैल्यू है इसकी प्रेजेंट वैल्यू 5 years फ्रॉम टुडे एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज 150,000। इतने रुपए की फ्यूचर वैल्यू की आज की प्रेजेंट वैल्यू इतनी है, तो आप लिखोगे P इज इक्वल्स टू एस, सॉरी एस इज इक्वल्स टू P 1 + I⁴ n। वो आपसे फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, इसने हमें प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, वो हमसे फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है। तो 150,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10%, 1 + 10% पावर 5, ये आ जाता है 241576.5। ठीक है जी, 241576.5। तो आपका 20 का जो आंसर होगा वो बनेगा ए। क्लियर है? क्लियर है? मुझे बताओ, जल्दी से कंफर्म करो। ये आपने पहले जो शुरू के 20 सवाल थे वो देखे, कोई मसला यहाँ तक? सही है। अब हम आ जाते हैं और आगे, हम 21 22 और भी मजीद सवाल करते हैं आज। और अभी मैं करवा देता हूँ आपको 21 भी करवा देता हूँ, 22 भी करवा देता हूँ, 21 22, और इसके बाद फिर हम 23 4 5 भी करते हैं। 23 24 25, अच्छा 21, 21 में क्या लिखा हुआ है? द डैश ऑफ अ फ्यूचर कैश फ्लोज, द डैश ऑफ अ फ्यूचर कैश फ्लोज इज द अमाउंट दैट एन इन्वेस्टर विल नीड टू इन्वेस्ट टुडे to receive that amount in the future. The dash of a future cash flow is the amount that investor will need to invest today to receive that amount in the future। आज जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है एक इन्वेस्टर ताकि फ्यूचर वैल्यू उसको कुछ रिसीव हो जाए, वो अमाउंट क्या होती है? इस तरह का सवाल है, इस तरह का सवाल है। तो आप मुझे बताओ कि क्या आंसर होना चाहिए, बताओ। 21 का आंसर क्या होना चाहिए? 21 का आंसर होना चाहिए क्या? बी, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, 21 का आंसर है बी, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, उसके बाद डैश इज वेयर द एनुअल इंटरेस्ट इज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट बोरोड और इन्वेस्टेड। डैश इज वेयर, किस जगह पर द एनुअल इंटरेस्ट इज अ फिक्स्ड परसेंटेज। एनुअल इंटरेस्ट जो होता है वो एक फिक्स्ड परसेंटेज होती है, फिक्स्ड परसेंटेज होती है ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट बोरोड और इन्वेस्टेड। सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट में एक फिक्स परसेंटेज जो ओरिजिनल अमाउंट इन्वेस्टेड या बोरोड होता है उसमें ही अप्लाई होती है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन एन इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम टू अर्न मोर इंटरेस्ट। एक्यूमुलेटिंग का क्या मतलब होता है? एक्यूमुलेटिंग का मतलब इकट्ठा करना, जमा करना। तो कंपाउंडिंग में जमा किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। कंपाउंडिंग में जो आपका ओरिजिनल अमाउंट होता है उसको इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, तो कंपाउंडिंग आंसर होगा।
फिर फ्यूचर वैल्यू इज मल्टीप्लाइड विद डैश द रिजल्ट इज प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू को किस चीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। देखें P इज इक्वल्स टू कैश फ्लोज इनटू डिस्काउंट फैक्टर, ये भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो हम कैश फ्लोज को किस चीज के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम कैश फ्लोज को किस चीज के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फ्यूचर वैल्यू को किस चीज के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिस्काउंट फैक्टर के साथ है। डिस्काउंट फैक्टर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर एन होता है। जितने लोगों ने लेक्चर्स कंप्लीट किए उनको मालूम होगा। क्लियर है। 25 डिस्काउंट फैक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग प्रेजेंट वैल्यू बाय। डिस्काउंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट हो सकता है, देखें आपको ये पता होना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट फैक्टर। एग्रीड। अगर हमें ये मालूम है कि प्रेजेंट वैल्यू जो है वो फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर आ सकती है, तो डिस्काउंट फैक्टर जो है वो प्रेजेंट वैल्यू को अगर मैं फ्यूचर वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा। डिस्काउंट फैक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग प्रेजेंट वैल्यू बाय फ्यूचर वैल्यू। सी आंसर होगा। देखिए ये सारे सवाल वो हैं कि जिसने अगर अच्छे से सारे वीडियो लेसन फाइनेंशियल मैथ्स के कवर करे हैं वो कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए जी और आगे चलते हैं। 26 भी कर लेते हैं, 27 भी कर लेते हैं, 28 भी कर लेते हैं। चलिए जी। A person invested 100,000. His investment is losing at 6% per annum. एक बंदे ने 1 लाख रुपए कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी और उसकी इन्वेस्टमेंट 6% से हर साल कम हो रही है। कंप्यूट द अमाउंट ही इज लेफ्ट बिहाइंड विद आफ्टर 2 years. 2 सालों बाद इसके पास कितने पैसे बचे हुए होंगे। अच्छा देखिए फॉर्मूला एस इज इक्वल टू पी 1 माइनस आई पावर एन, ये वाला यूज होगा। फॉर्मूला जो यूज होगा ना वो यूज होगा एस इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आई पावर एन। अब ये माइनस आई क्यों यूज होगा, देखिए जब आपकी वैल्यू अगले सालों में कम होती जा रही हो ना तो माइनस लगता है, अगर वैल्यू हर अगले साल इंक्रीज होती जाती हो तो प्लस लगता है। जिस तरह से अगर ये सवाल ये बोल देता है कि आपने 1 लाख रुपए कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी और ये पैसे आपके हर साल 6% के हिसाब से इंक्रीज होते रहेंगे, बताओ 2 साल बाद कितने हो जाएंगे, तो 1 प्लस 6% पावर 2 लगता। लेकिन अगर सवाल आपको ये कहता है कि आपके जो पैसे हैं वो हर साल 6% से कम होते जाएंगे, रिड्यूस होते रहेंगे, कम होते जाएंगे, तो आप माइनस 6% लगाओगे और आंसर 88360 आएगा। 26 का आंसर डी आएगा। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। 26 का आंसर बी होगा। अच्छा उसके बाद फिर 27 a person invested 100,000. His investment increased by 6% per annum for 2 years. इसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 6% के हिसाब से बेटा कौन से सवाल में 26 में वो हमसे फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, वो प्रेजेंट वैल्यू नहीं पूछ रहा है। वो हमसे पूछ रहा है कि आज मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और हर साल उसकी वैल्यू 6% से कम होती रहती है, 2 साल बाद क्या होगी वैल्यू। देखो इस बंदे ने आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, इस बंदे ने आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, पहले साल के आखिर में ये वैल्यू 6% से कम हो गई। जब पहले साल के आखिर में ये वैल्यू 6% से कम हो गई तो अब अगर 1 लाख में से 1 लाख का 6% माइनस करोगे, अगर आप 1 लाख में से 1 लाख का 6% माइनस करोगे तो 1 साल बाद 94,000 बच जाएगा। अगले साल 94,000 में से 94,000 का 6% माइनस करोगे तो मजीद कम होकर 88360 बच जाएगा। कुछ बात समझ में आई। आपकी वैल्यू 1 लाख थी, 1 लाख की वैल्यू 1 साल बाद 6% से कम हो रही है, आपने कहीं पे पैसे लगाए, नुकसान हो रहा है 6% का, तो 1 साल बाद वो 94,000 बच गया और फिर उसके अगले साल वो 88360 बच गया। पूछ वो फ्यूचर वैल्यू ही रहा है, वो प्रेजेंट वैल्यू नहीं पूछ रहा, वो फ्यूचर वैल्यू ही पूछ रहा है। लेकिन वो ये कह रहा है कि ये वैल्यू हर साल 6% कम होती रहेगी। ठीक है, तो ये पूछ फ्यूचर वैल्यू ही रहा है। अच्छा उसके बाद फिर अगला, a person invested 100,000. His investment increased by 6% per annum for 2 years and thereafter decreased by 6% per annum for 2 years. Compute the amount he is left behind with after 4 years.
एक बंदे ने कुछ इन्वेस्टमेंट करी और हुआ ये कि पहले 2 साल में उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 6% से इंक्रीज कर रही थी। देखिए 1 लाख रुपए रखे, 1 लाख रुपए रखे, पहले साल के बाद कितने हो गए, पहले साल के बाद कितने हो गए, 1 लाख जमा, 1 लाख जमा, 1 लाख का 6%, 1 लाख जमा 1 लाख का 6%, 1 लाख जमा 1 लाख का 6%, 1,06,000 हो गए। दूसरे साल कितने हो गए, 1,06,000 प्लस 1,06,000 का, 1,06,000 का 6%, दूसरे साल के आखिर में 112360 हो गए। उसके बाद क्या हुआ, 112360 6% से कम हो रहे हैं तो 112360 मल्टीप्लाइड बाई 6% कम हो गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मजीद ये पैसे 6% से कम हो गए। बात को, सवाल को समझा करें, रट्टे नहीं मारा करें कि अगर कम हो रही है तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, ज्यादा हो रही है तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। जब तक आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं होगी, जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं होंगे, आप पेपर का सवाल नहीं कर सकते हो। आपके सामने पेपर में जो सवाल आएगा वो बिल्कुल ही अलग नस्ल का होगा। आप बराए मेहरबानी अपने कॉन्सेप्ट्स पर काम करा करें, कॉन्सेप्ट्स पर काम करा करें और एक ही लेसन को बार बार देखा करें, अंग्रेजी को भी अच्छा करा करें। देखो यहाँ पर 1 लाख रुपए उसने रखे, पहले साल के आखिर में 1,06,000 हो गए, फिर 112360 हो गए, क्योंकि उसने ये कहा था कि जितने पैसे इन्वेस्ट करोगे वो 6% से इंक्रीज होते रहेंगे पहले 2 साल। फिर जो पैसे थे वो 6% से कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो जितने थे उसमें से उसी का 6% माइनस किया गया। फिर उसके बाद वापस से जितने थे उसमें से उसी का 6% माइनस किया गया। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इस सवाल को सॉल्व करने का ये है कि देखें, पहले आप 1 लाख को आप मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस 6% पावर 2 से। इससे क्या होगा, आज 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करे हैं, 2 सालों बाद वो कितने इंक्रीज हो जाएंगे, आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, 2 सालों बाद वो 6% से इंक्रीज होकर 112360 हो जाएंगे। तो हमने 112360 लिख लिया। अब ये 112360 2 सालों के लिए 6% से डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, तो हमने 1 माइनस 6% पावर 2 का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि 2 साल अब इसको कम करना है, तो ये 99281.3 पर आ जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद if a 2 years investment leads to 10% increase in first year and a 10% decrease in second year, what will be the effective gain loss to investor over 2 years? Again, गौर से सवाल को समझे, सुने, पढ़ें, फिर अपना दिमाग इस्तेमाल करें। तो ये कह रहे हैं कि कहीं पर मैंने 2 सालों के लिए पैसा इन्वेस्ट करा, इफ अ 2 year इन्वेस्टमेंट, 2 सालों के लिए, कितने, 2 सालों के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करी, लीड्स टू 10% इंक्रीज इन फर्स्ट ईयर, पहले साल 10% इजाफा हुआ। मिसाल के तौर पर आपने कहीं पर आज 100 रुपए जमा करे, वो 100 रुपए पहले साल के आखिर में 10% से इंक्रीज हुए, 10% से बढ़े, 10% से इंक्रीज होंगे, तो अगर वो 100 थे, तो अब 10% से इंक्रीज होकर 100 जमा 100 का 10%, 100 जमा 100 का 10% कितने हो जाएंगे, 100 जमा 100 का 10% यानी कि 110 हो जाएंगे, 100 जमा 100 का 10% यानी कि 110 हो जाएंगे। एक सर 100 कहां से आया, सर एज्यूम किया, 100 कहां से आया, एज्यूम किया, सर मैं 200 कर लूं तो 200 कर लो, सर मैं एक्स कर लूं तो एक्स कर लो। एक एक तरीका समझ लिया करो पहले। ठीक है, आपने 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करी, इफ अ 2 years इन्वेस्टमेंट, ये 2 सालों की इन्वेस्टमेंट थी, लीड्स टू 10% इंक्रीज इन फर्स्ट ईयर, पहले साल ये पैसा 10% से इंक्रीज हुआ तो 100 110 हो गया, एंड ए 10% डिक्रीज इन सेकेंड ईयर, और दूसरे साल 10% से ये पैसा डिक्रीज हुआ, दूसरे साल 10% से ये पैसा कम हो रहा है, दूसरे साल ये पैसा 10% से डिक्रीज हो रहा है, तो दूसरे साल 110, दूसरे साल 110 माइनस 110 का 10%, दूसरे साल 110 माइनस 110 का 10%, यानी कि ये पैसा 99 पर चला गया। What will be the effective gain loss to investor over 2 years period? इफेक्टिवली इस इन्वेस्टर को कितना फायदा या नुकसान हुआ? क्या इसको ब्रेक इवन हुआ? नहीं, इसको ब्रेक इवन नहीं हुआ। पहले 100 पर 10% फायदा हुआ था, तो 10 रुपए का फायदा हुआ था, चीजें 110 पर गई। फिर इसको जब नुकसान हुआ तो 110 का 10% यानी कि 11 रुपए का नुकसान हुआ। देखिए, पहले साल में इसको मॉनेटरी टर्म्स में 10 रुपए का फायदा हुआ, दूसरे साल में मॉनेटरी टर्म्स पर इसको, दूसरे साल में मॉनेटरी टर्म्स पर इसको 11 रुपए का नुकसान हुआ, दूसरे साल में इसको 11 रुपए का नुकसान हुआ, तो नेट इसको 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, नेट इसको 1 रुपए का नुकसान हो रहा है।
कितनी की इन्वेस्टमेंट पर? 100। तो अगर 1 रुपए का नुकसान हो रहा है 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर, तो ये कितना परसेंट नुकसान है? ये कितना परसेंट नुकसान है? ये नुकसान है 1% का, ये नुकसान है 1% का। ऐसा नहीं है कि किसी साल आपको किसी चीज पे 10% फायदा हुआ फिर 10% नुकसान हुआ तो आप ब्रेक इवन पर हो या कोई नुकसान कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप खुद देखें, 100 पे 10% से इंक्रीज हुए, 10 रुपए का फायदा हुआ, 110 पर बात गई, 110 पर 10 रुपए का 10% का नुकसान हुआ तो 110 का 10% दिया तो 11 बना, 11 का नुकसान हुआ तो वो चीज 99 पर गई। यानी कि अगर आपकी 100 की चीज 99 पर चली जाती है तो 1% का आपको नुकसान हुआ। क्या बात समझ आ रही है? 28 का आंसर होगा बी। 28 का आंसर होगा बी। समझ में आई बात? क्लियर है? अच्छा जी, 29 और 30 भी कर लेते हैं, 29 और 30 भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने, अगर आप इस फील्ड में आए हैं तो दिन रात एक करने होंगे। आप सवालात देखते हैं, सवालात में कॉन्सेप्ट वही है लेकिन चीजें काफी डिफरेंट तरीके से हर सवाल में पूछी जाती हैं, तो आपको बड़ा ख्याल रखना है। अच्छा जी, अगला सवाल, अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगले सवाल में लिखा हुआ है अ पर्सन मेड टू इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इक्वल अमाउंट एट सेम टाइम। एक बंदे ने दो जगह पर एक ही जितना पैसा जमा कराया, 1 at 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। एक जगह पर 10% कंपाउंडेड एनुअली के रेट पर, एंड अनदर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, और एक जगह पर सेमी एनुअली के रेट पर। The second investment will be greater than the first investment at the end of first year by dash percentage। देखिए, एज्यूम कर लें कि आपने पहली जगह 100 रुपए इन्वेस्ट करे, एज्यूम कर लें कि आपने पहली जगह 100 रुपए इन्वेस्ट करे, वो जो आपने इन्वेस्ट करे वो 10% के रेट पर करे और कंपाउंडेड एनुअली था तो 1 + 10% कितने सालों के लिए करें? अ पर्सन मेड टू इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इक्वल अमाउंट एट सेम टाइम। एक बंदे ने दो जगह पर अलग अलग कुछ पैसे कुछ वक्त के लिए जमा करे। 1 at 10%, एक 10% पर एनएम कंपाउंडेड एनुअली पर, and another at 10% per annum compounded semi-annually. The second investment will be greater than the first investment at the end of first year by 10%। पहली इन्वेस्टमेंट आपकी 10% के हिसाब से एक साल बाद हो गई होगी 110। अगर आपने दूसरी जगह पर 100 रुपए इन्वेस्ट करे हैं तो वो एक साल बाद हो गए होंगे 1 + 10% डिवाइडेड बाई 2 पावर 2, डिवाइडेड बाई 2 पावर 2 यानी कि 110.25। अब देखिए दूसरी जगह पर जो एक्स्ट्रा दूसरी जगह पर जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कितना है? दूसरी जगह पर एक्स्ट्रा पैसा 0.25। उसमें बोला हुआ था कि द सेकेंड इन्वेस्टमेंट विल बी ग्रेटर देन द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरी वाली इन्वेस्टमेंट पहली वाली इन्वेस्टमेंट से कितना फीसद ज्यादा होगी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बाई डैश परसेंटेज। दूसरी वाली इन्वेस्टमेंट पहली वाली इन्वेस्टमेंट से कितना परसेंट ज्यादा होगी? दूसरी वाली जो इन्वेस्टमेंट है वो पहली वाली इन्वेस्टमेंट से कंपैरेटिव टर्म्स पर कितना ज्यादा है? तो हमने देखा कि वो मेरे ख्याल में जो आंसर आएगा, देख लेते हैं इसको, ये आ रहा होगा कोई 0.23%। समझ में आ रही है बात? उसने बोला दूसरी वाली इन्वेस्टमेंट पहली वाली इन्वेस्टमेंट से एक साल बाद कितने परसेंट ज्यादा होगी, कितने परसेंट ज्यादा होगी? तो वो 0.23% ज्यादा होगी। जितना ज्यादा है डिवाइडेड बाई ओरिजिनल या पहली वाली इन्वेस्टमेंट। पहली वाली इन्वेस्टमेंट से दूसरी वाली इन्वेस्टमेंट 0.25 ज्यादा है, तो जितना इंक्रीज है उसको ओरिजिनल अमाउंट जो है जो इन्वेस्टमेंट है उसे डिवाइड कर एक परसेंटेज कैलकुलेट कर ली और वो 0.23% है। दूसरी वाली इन्वेस्टमेंट अमाउंट में 0.25 ज्यादा है, परसेंटेज में 0.23% ज्यादा है। 30. A person made investment of 250,000 some years ago at 15% per annum compounded annually for 7 years। A person made investment of 250,000। एक बंदे ने 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी some years ago, कुछ सालों पहले, at 15% per annum compounded annually for 7 years with an agreement to withdraw entire amount at maturity only। If it is worth 330,625 today, how many years he will have to wait more before he can withdraw the amount at maturity of contract? Oh, a person made investment of 250,000 some years ago। एक बंदे ने 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, एक बंदे ने 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, पहले जो बोलता है वो लिखते हैं। एक बंदे ने 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे कुछ सालों पहले एट 15% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, और इन्वेस्टमेंट करी 15% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली पर फॉर 7 ईयर्स, 7 सालों के लिए, 7 सालों के लिए, 7 सालों के लिए। अभी तक तो ऐसा लिख रहा है
एक बंदे ने 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करी कुछ सालों पहले 15% के रेट पर, कंपाउंडेड सेमेनरी 7 सालों के लिए विद एग्रीमेंट टू विदड्रॉ इंटायर अमाउंट एट मेच्योरिटी ओनली। और उसने एग्रीमेंट ये किया कि जब मेच्योरिटी आएगी या 7 साल पूरे होंगे तो मैं ये सारी की सारी अमाउंट निकाल लूंगा। If it is worth 330625 today, अगर ये पैसे आज 330625 रुपीज है, how many years he will have to wait more before he can withdraw the amount at maturity? हाँ, अगर आज इन पैसों की वैल्यू, अगर अभी अभी आज के दिन इन पैसों की वैल्यू 330625 है, अगर आज के दिन इन पैसों की वैल्यू 330625 है, तो मजीद कितने साल इसको रुकना पड़ेगा कि ये सारा पैसा निकाल सके? बड़ा अजीब सा सवाल है, खैर करते हैं। देखिए वो बोलता है कि आज की वैल्यू अगर मैं इसको देख लूं, सॉल्व कर लूं, 330625 अगर मैं फ्यूचर वैल्यू को लेता हूं और एन ढूंढता हूं तो अल्लाह वाला का करना ये होगा कि 330625 डिवाइडेड बाई 250,000। अच्छा फिर ये 1.3225 बनता है, 1.3225 बनता है, 1 प्लस आई की पावर एन होगा, एन हमें नहीं पता, तो log of answer डिवाइडेड बाय log of 1.15 2 आता है, तो 5 आंसर होना चाहिए। मैं जरा एक बार कंफर्म कर लूं। हाँ बिल्कुल, देखिए जरा, अब जरा सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, ठीक है ना। देखिए एक बंदे ने 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करी, 15% पे इन्वेस्टमेंट करी, 7 सालों के लिए करी, तो इसका मतलब 2.5 लाख रुपए आ जाए। एक साल बाद कितने हो जाएंगे? एक साल बाद इसको 1.15 से मल्टीप्लाई कर लें, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इतने हो जाएंगे। एक और साल बाद कितने हो जाएंगे? आप इस वैल्यू को 1.15 से मजीद मल्टीप्लाई कर लें, इतने हो जाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि इसने 2.5 लाख रुपए आज इन्वेस्टमेंट करी है, एक साल बाद वो 287,500 हो जाएगी, एक और साल बाद वो 330625 हो जाएगी, फिर मजीद वो तीसरे साल और बढ़ेगी, चौथे साल और बढ़ेगी, पांचवें साल और बढ़ेगी, छठे साल और बढ़ेगी, सातवें साल और बढ़ेगी। ये वो दिन होगा जो इसका मेच्योरिटी का दिन होगा। सवाल की वर्डिंग देखें, उसने बोला कि ये इन्वेस्टमेंट मेच्योर 7 साल पे होगी। 7 साल पे मेच्योर होने का मतलब ये कि ये इन्वेस्टमेंट का टोटल टाइम पीरियड 7 साल है, उससे पहले आप निकाल नहीं सकते। आपको नजर आ रही है इंक्रीज हो रही है, लेकिन आप विड्रॉ नहीं कर सकते, विड्रॉ आप 7वें साल ही कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसने कुछ सालों पहले, यानी कि 2 साल पहले ये पैसे इन्वेस्ट करे थे, इन्वेस्टमेंट करी थी 7 साल के लिए, सवाल में लिखा हुआ है। आज 2 साल गुजर चुके हैं, क्योंकि आज की वैल्यू 330625 दी हुई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मजीद 5 सालों के लिए, मजीद 5 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट फर्दर करनी होगी। 5 years फर्दर इन्वेस्टमेंट नीडेड, करेक्ट। यानी कि 5 साल मजीद ये अगर पड़ा रहेगा तो फिर ये बंदा इसको विड्रॉ कर सकता है। क्या ये बात समझ में आई? तो इसकी तो का आंसर होगा बी। अच्छा जी, अब मैंने आप लोगों के साथ आज जो सवाल करे वो मैंने आप लोगों को 11 से लेकर 30 तक करवा दी है, ठीक है। 11 से लेकर 30 तक करवा दी है। कल की क्लास में हम लोग 31 से इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे, 31 से ऑनवर्ड्स कर लेंगे, और मजीद मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। अच्छा जी, यहाँ पर